हम ये सोच रहे हैं कि हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कैसे खेलना है, इसलिए हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ कैसे खेलना है, ये सानू कोई भी ना पूछे भाई। और क्योंकि हमने पॉइंट टेबल पे फाइनल में रहना है, बिल्कुल लास्ट में रहेंगे, तो फिर फाइनल हम अकेले ही खेलेंगे। जो हालात है, शाहीन शाह अफरीदी की ये स्टेटमेंट तब से मेरे दिमाग में बैठी हुई है। पहला मैच हम टेस्ट मैच हार गए, और मोस्टली जो है वो अपने कुछ बॉलरों की वजह से हारे हैं, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी जो है वो मोस्ट प्रोमिनेंट रहे हैं उस मैच के अंदर। और दूसरा टेस्ट मैच कल से सैलेड के अंदर खेला जा रहा है, और ये मैच हमारी जो बची खुची थोड़ी सी इज्जत रह गई है वो हम बचाने के लिए खेलेंगे। और इंटरेस्टिंगली अभी तक, आज से 6-7 दिन पहले, 10 दिन पहले तक पाकिस्तान बांग्लादेश के अगेंस्ट बांग्लादेश के अंदर कोई भी टेस्ट मैच नहीं हारा था। और पाकिस्तान अभी बांग्लादेश के अंदर 10वां टेस्ट मैच खेलने जा रहा है, और सिर्फ एक टेस्ट मैच हारा है, वो भी मतलब गुज़िश्ता हफ्ते के अंदर। उससे पहले पाकिस्तान 9 टेस्ट मैच खेला हुआ था बांग्लादेश के अंदर, और एक भी नहीं हारा था। और इसी तरह पाकिस्तान 7 मैचेस जो है वो टेस्ट मैचेस पाकिस्तान के अंदर खेला, और पहले जो 5 मैचेस थे वो पाकिस्तान नहीं हारा था, 4 जीते थे, 1 बराबर किया था। और फिर उसके बाद जो आखिरी 2 टेस्ट मैच हुए अगस्त के अंदर 2024 में, वो पाकिस्तान रावलपिंडी में हार गया बांग्लादेश से। और अभी बिल्कुल जो मोस्ट रिसेंट मैच था, जो अभी आज से 2-3 दिन पहले इख्तिताम हुआ जिसका, पाकिस्तान वो भी बांग्लादेश से 104 रन से हार गया। तो जो बांग्लादेश की स्ट्रीक है अगेंस्ट पाकिस्तान, वो 3-0 है इन द मोस्ट रिसेंट 3 टेस्ट मैचेस। तो शाहीन शाह अफरीदी साहब जो तैयारी कर रहे थे फाइनल की, मेरे ख्याल से वो अपनी ही कोई तैयारी कर रहे हैं। वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं, वो किसी और ही फाइनल का उन्होंने कहा होगा। खैर, अभी जो सैलेड के अंदर टेस्ट मैच होने जा रहा है उसमें जो 11 है वो क्या होने वाली है, और उसका प्रीव्यू थोड़ा सा करेंगे। और प्रीव्यू के हवाले से अगर जो हम इस स्पेसिफिक जो वेन्यू की बात कर लें सैलेड की, तो यहाँ पे जनाब इससे पहले तक जो हालात थे उसमें जो स्पिनर्स थे उनको ज्यादा हेल्प मिल रही होती थी, ठीक है। लेकिन अभी जो कल से हमें जो एक वेन्यू दिखाया गया उसमें जो घास है वो ज्यादा छोड़ी गई, किस वजह से? सिर्फ पाकिस्तानियों के दिमाग से खेलने के लिए। नाहीद राना का एडवांटेज वो तो लेंगे ना। जो जो एक प्री मैच जो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एडवांटेज था वो लेने के लिए, और पहली मैच के अंदर अगर हम देखें तो वो उन्होंने भरपूर तरीके से उस चीज को, उस एडवांटेज को हासिल किया और उसका फायदा उठाया उस पूरे टेस्ट मैच के दौरान। और आखिरी दिन वो मैच जीत के उन्होंने दिखाया कि देखो भाई, वो जो हमने घास छोड़ी थी ना पिच के ऊपर, वो इस वजह से नहीं छोड़ी थी कि हमारा नाहीद राना आगे तुम्हें आउट करेगा। वो इस वजह से छोड़ी थी कि दूसरी इनिंग्स के अंदर आगे हमारे स्पिनर्स जो है वो तुम्हें थोड़ा हिलाएं जुलाएंगे। और फिर आखिरी दिन हमने देखा कि पिच के ऊपर घास बिल्कुल भी नहीं थी, इतने इतने बड़े पैचेस बने हुए थे, और स्पिनर्स इतनी इतनी बड़ी टर्न कर रहे थे, जिसकी वजह से हम वो मैच हार गए। वो मैच हम ग्राउंड पे कम हारे, साइकोलॉजिकली या ऑन पेपर्स पहले ही हार गए थे। अभी दूसरे टेस्ट मैच के अंदर अगर हम बात करें तो पहले टेस्ट मैच में भी बांग्लादेश हालांकि सिर्फ 2 मैचेस जीता हुआ था, और बांग्लादेश के अंदर कोई एक मैच भी नहीं जीता हुआ था, फिर भी वो फेवरेट थे, उन्होंने एज अ फेवरेट स्टार्ट किया था। और अभी जो दूसरा टेस्ट मैच स्टार्ट हो रहा है वो भी हॉट फेवरेट जो है वो बांग्लादेश ही है। ऑन पेपर हम बेशक कहेंगे पाकिस्तान का एक बड़ा पुराना रिकॉर्ड है, और पाकिस्तान पिछले 70 साल से टेस्ट मैचेस की हिस्ट्री है, 60 साल के से हम खेल रहे हैं। लेकिन अभी इन पिछले 1-1.5 साल की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान जो है वो हर एक उस टीम से हारी है जिससे हमें कोई भी तवक्को नहीं थी हारने की। तो ये बातें और ये हमारे रोने पीटने तो चलते रहेंगे। मीनवाइल जो है वो इस वेन्यू की अगर हम बात करें सैलेड की, तो इसके अंदर अगर फर्स्ट इनिंग्स टोटल की बात कर लेते हैं, फर्स्ट इनिंग जो एवरेज स्कोर है सबसे पहले इसकी बात करते हैं, वो है जी 269, 269 का फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर है। सेकेंड इनिंग जो है वो बड़ी एक तरह से आइडियल है यहाँ पे बैटिंग करने के लिए। लेकिन अगर आपने सेकेंड इनिंग का चांस लेना चाह रहे हैं तो फिर आपको चौथी इनिंग्स का रिस्क लेना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आपने पहली और तीसरी इनिंग में अपने हरीफ को चीपली आउट नहीं किया, जल्दी से आउट नहीं किया, और अगर आपको चौथी इनिंग्स में मिल जाता है 170 से 280 का 170 से लेके कहीं 200, 210, 220 का टारगेट, तो फिर भाईजान आप वो जो दूसरी इनिंग्स में मजे ले रहे थे ना, वो आपको आगे जाके बड़े बुरे तरीके से मुतासिर कर सकते हैं, और आप उसकी वजह से मैच भी हार सकते हैं। क्योंकि पहली इनिंग का अगर हम स्कोर देखते हैं तो 269 है एवरेज जो फर्स्ट इनिंग्स टोटल है। सेकंड इनिंग्स का जो एवरेज सेकंड इनिंग्स टोटल है वो 301 रन है। थर्ड इनिंग्स का एवरेज टोटल है 289 रन, वो भी उसके तकरीबन बराबर ही है। लेकिन फोर्थ इनिंग्स का जब हम स्कोर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भाईजान जो सारा डिफरेंस आना है या जो मैच डिफाइनिंग इनिंग होगी
वो इनिंग नंबर 4 ही होगी। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जो टीम पहले टॉस जीतती है उसको बगैर कुछ देखे कि बारिश हो रही है या बादल है या ओवरकास्ट कंडीशन है या 90% इसके इस मैच के अंदर भी हमें ऐसे पैचेस नजर आ रहे हैं जहां पे 90% तक भी बारिश के चांसेस हैं। ठीक है, तो जो कुछ भी हो जाए भाई, इसका यहाँ पे मैच का जो आपके पास एक जेल ब्रेक है वो यही है कि आपने टॉस जीतना है और पहले बैटिंग करनी है। तो फोर्थ इनिंग्स का जो टोटल है वो 176 176 रन है एवरेज टोटल। और यहाँ पे पेस वर्सेस स्पिन जो लास्ट 10 मैचेस की अगर हम बात करें तो जो सक्सेस रेट है वो 58% है स्पिनर्स का और जस्ट 42% है पेस का। मतलब बिल्कुल ही पेस को इन्होंने आउट भी नहीं कर दिया हुआ। लेकिन ये है कि आप अगर जैसे नाहिद राना ने ढाका के अंदर अच्छी बॉलिंग की तो उसने 5 आउट कर लिया, बाहर से वहां पे 5 विकेटें ले ली। पहली इनिंग में हमारी तरफ से शाहीन रशीदी ने भी 3 आउट कर लिए, लेकिन आउट कहां पे करने थे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही विकेटें अगर वो थोड़ी सी अर्ली ले लेते तो ज्यादा ज्यादा अच्छा हो सकता था। अच्छा, हाईएस्ट टोटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाईएस्ट टोटल बना हुआ 587 रन जो कि बनाया था बांग्लादेश ने अगेंस्ट आयरलैंड। आयरलैंड की टीम को अभी ताजा ताजा जो है वो टेस्ट स्टेटस मिला, तो ये चलो फिर भी हम काउंट कर लेते हैं कि 590 तकरीबन 600 रन बनाए हुए। लोएस्ट टोटल है जिम्बाब्वे का 143 रन वर्सेस बांग्लादेश। सो ये थे कुछ प्रीव्यू के स्टैट्स पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के स्पेसिफिक जो है वो ग्राउंड के अंदर। यहाँ के स्टैट्स यही सजेस्ट करते हैं कि आपको जो है वो काफी हद तक प्रोडक्टिव हो सकती है इनिंग बैटर्स के लिए भी अगर आप अच्छे तरीके से बैटिंग करें। और दूसरे से लेके चौथे दिन तक ये बैटिंग के लिए आइडियल कंडीशंस है। पहले दिन में लंच तक आपको थोड़ा सा ये वेयर एंड टेयर नजर आ सकती है फास्ट बॉलर्स अगर अच्छी बॉलिंग करते हैं तो, और उसके बाद ये पिच जो है वो बड़ी अच्छी बैटर्स को सपोर्ट कर सकती है, लेकिन स्पिनर्स गाहे बगाहे आके विकेट ले सकते हैं यहाँ पे अच्छी लाइन एंड लेंथ को हिट करके। ये बिल्कुल ही वो फट्टा वाला ट्रैक नहीं है कि आप जब जस्ट आगे पहला सेशन गुजारें और बाकी 5 सेशन जो है वो 600 रन यहाँ से भी पढ़ रहे हो 500 वहां से भी पढ़ रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और यकीनन ये एक रिजल्ट ओरिएंटेड मैच ही होगा और होना भी चाहिए। चौथे से 5वें दिन के अंदर जाके मैच का रिजल्ट हमें नजर आ सकता है, और अगर 5वें दिन पे मैच चला जाता है और एक टीम को टारगेट मिलता है 200 या 200 सवा 200 के अंदर, तो वो उस टीम के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो यहाँ पे 11 बन रही है वो इसी तरह बननी चाहिए कि ऊपर होंगे जनाब इमामुल हक, क्या कह सकते हैं, इमामुल हक को खिला लेना चाहिए। हालांकि परफॉर्मेंस उनकी उस तरह से नहीं है। इमामुल हक के साथ फिर वही अजान अवैस खेलेंगे। नंबर 3 पे क्योंकि शान मसूद को कहा गया कि मेरे ख्याल से उनका आखिरी मैच होगा तो वो खेलेंगे। नंबर 4 पे बाबर आजम, उसके बाद जनाब मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा। कहा यह जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान को भी रेस्ट दिया जा सकता है और उसकी जगह गाजी गौरी को भी खिलाया जा सकता है, क्योंकि रिजवान की जो विकेट कीपिंग थी वो भी हमने पिछले मैच में देखी, कोई इतनी काफी सारे स्टंपिंग चांसेस मिस हुए, आउटसाइड एजेस लगे वो भी उनसे गई, कुछ बाइस के रन भी गए, तो यकीनन रिफ्लेक्सेस का इशू भी हो सकता है। लेकिन उसकी वजह से कहा यह जा रहा है कि गाजी गौरी को खिलाया जाने के इम्कान है। अब एक बंदे ही ऐसा लेके आए हैं उसकी रिप्लेसमेंट में, तो मेरे ख्याल से फिर गाजी गौरी की जगह रिजवान ही खेले। अगर जो होता ना हसीबुल्लाह जिसकी 40 की एवरेज थी, या रोहेल नजीर जिसकी मेरे ख्याल से 40-42 की उसकी एवरेज है, या एक वो सात बेग है उसकी भी तकरीबन 40-42 की एवरेज है, तो ऐसे लोग होते तो हम तो कहते कि यार स्ट्रेट अवे इनके साथ जाए। लेकिन एक बंदा ही आप इतना जो है वो घोड़ों की रेस में एक गधा लेके आ गया गाजी गौरी जिसकी एवरेज ही 20 की है, तो फिर उसको खिलाने से मेरे ख्याल से बेहतर यही है कि रिजवान को ही खिलाया जाए। नीचे मोहम्मद अब्बास को मेरे ख्याल से किसी सूरत पाकिस्तान को ड्रॉप नहीं करना चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप कर देना चाहिए अगर बनता है तो, ठीक है। लेकिन बात वही है कि फिर दूसरी तरफ से फिर राइट आर्म लेग और लेफ्ट आर्म जो है वो बॉलर्स का इशू हो जाएगा कि एक ही तरह के बॉलर्स हो जाएंगे। तो अब्बास खेलता है तो फिर उसके साथ शाहीन शाह अफरीदी को ही खेलना चाहिए। और मेरे ख्याल से ड्रॉप दोनों सूरतों में जो है बेचारा अब्बास ही होगा, क्योंकि अगर हमने खुरम शहजाद को खिलाना है तो वो राइट हैंडेड बॉलर है, राइट आर्म बॉलर है, तो उसकी वजह से हम फिर दूसरी तरफ भी राइट हैंडर को तो नहीं खिला सकते। ये एक साइकी है। अदरवाइज जो अगर आपके विकेट टेकिंग ऑप्शंस हो आपको जाना उन्हीं के साथ चाहिए, और जिनकी स्ट्राइक रेट्स अच्छी हो, जिनकी एवरेजेस अच्छी हो। तो मेरा नहीं यार, मुझे कोई मसला नहीं है कि अगर आप अब्बास और खुरम शहजाद को ही खिला लें ऑन द सेम डे। बाकी पाकिस्तान को दो स्पिनर्स के साथ यकीनन जाना चाहिए, साजिद खान और नुमान अली। और फिर अगर उस तरफ से आपको एक फास्ट बॉलर बिठाना भी पड़ता है तो यकीनन बेशक बिठा दें। अगर आसिफ अफरीदी वाला आपके पास ऑप्शन है तो आप उसको भी साथ लेके चले जाएं, क्योंकि पहले 1-1.5 घंटे या 2 घंटे के बाद ये पिच जो है वो
यकीनन फास्ट बॉलर्स के लिए उतनी लीथल नहीं होगी जितनी ये स्पिनर्स के लिए बन जाएगी। तो पाकिस्तान को अपने चांसेस पूरे लेने हैं। सबसे पहले तो बड़ा विजिलेंटली आपको जो है वो आपकी 11 सेलेक्ट करनी है, क्योंकि ये मैच अब जो है वो सीरीज बराबर करने से ज्यादा वो जो मैंने आपको कहा ना, जो इज्जत का हम ऑलरेडी फलूदा निकाल चुके हैं, वो जो रही सही है ना, उसको हम बचाने के लिए फिलहाल तो खेल रहे हैं। तो बाबर आजम के लिए मैं बड़ा होपफुल हूँ, बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि उन्हें यहाँ पे स्कोर करना चाहिए। खिलाना तो उन्हें पड़ेगा ही। और बाकी इमामुल हक, शान मसूद, मोहम्मद रिजवान, जिन लोगों के बैट से स्कोर नहीं आ रहे, और यकीनन पिछले एक मैच के दौरान काफी सारी तबर्राबाजी हो चुकी है उनके ऊपर, काफी सारे लोग उनके ऊपर बात कर चुके हैं, बड़ी हार्श किस्म की जो है वो बातें भी हुई हैं उनके ऊपर, बड़ी तनकीदी जुमले कसे गए हैं उनको हर तरफ से। और यकीनन पाकिस्तान में ऐसा ही होता है कि जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो आपको हर तरफ से ये तानाबाजी सुनने को मिलती है। ये वाला मैच मेरे ख्याल से पाकिस्तान को जीतना है हर हाल में, बाय हुक बाय क्रुक। सबसे पहले तो शान मसूद को सोचना यह है कि यार हमने जो है वो 11 कैसी लेके जानी है, फिर टॉस के बाद हमने क्या करना है, और फिर हमने अपने सोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है। बस खड़े होकर यही देखते नहीं रहना कि यार चलो इसको मैंने 6 ओवर्स करवा दिए, विकेट तो नहीं ले रहा तो मैं क्या करूं। भैया आप वहां पे बॉलिंग चेंजेस ऐसे करें और अपने बॉलर्स को ये कॉन्फिडेंस दें कि भाई मैं तुझे बॉल दे रहा हूँ, मुझे विकेट चाहिए। तो कल इंशाल्लाह फर्स्ट डे के बाद देखेंगे कि क्या इन चीजों के ऊपर कुछ अमल दरामद हुआ या नहीं। बाकी जो है वो मेरी ख्याल से अगर प्रोडिक्टर या विन प्रोडिक्टर की तरफ जाएं तो 60-40 बांग्लादेश यहाँ पे जीत रहा है। अनटिल और अनलेस पाकिस्तान की तरफ से कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेज आती हैं फ्रॉम द बैट ऑफ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा, या फिर पाकिस्तान की बॉलिंग की तरफ से नुमान, साजिद या मोस्ट प्रोबेबली अब्बास या शाहीन की तरफ से कुछ आती हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तानी प्लेयर्स को ये मैच जो अपनी अना के साथ आगे खेलना चाहिए, और इससे हट के कि यार जीतना या हारना है, ये है कि भाई अना के ऊपर बात आ गई। पिछले 3 मैचेस में से आपको वो दुम्बा बना के मार रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कम बदला ही ले लो यार। हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान ये मैच अच्छा स्टार्ट करे और जीते।